चलो एक बार चेक कराना मुझे, ठीक है। ऑनलाइन में आप लोग सुन रहे हैं, रक्षा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके नाइस, ठीक है। चलिए, तो लास्ट टाइम का टॉपिक 1919 का एक्ट था कंप्लीट, यहीं पे था ना कंप्लीट। आज के लिए दो बड़े मेजर एक्ट हम लोगों ने डिस्कशन करने हैं, और इन दोनों मेजर एक्ट्स में सबसे बड़ा जो अधिनियम है, पूरे अगर हम लोग अधिनियम सीरीज़ की बात करें तो जो सबसे बड़ा अधिनियम आया था वो था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। बिल्कुल बेसिक्स की तरफ हम लोग चलेंगे। सबसे पहला पार्ट जो इसमें आता है दैट इज द एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉन्टेग्यू, द एक्ट इज ऑल्सो नॉन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया बिल्कुल ऑल इंडिया फेडरेशन। मतलब इस अधिनियम के तहत पहली बार एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। एक जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, और उसमें ब्रिटिशर्स ने ये सुझाव दिया था कि ये जो अखिल भारतीय संघ होगा इसके भीतर शामिल रहेंगे क्या, ऑल द ब्रिटिश स्टेट्स, इसके भीतर शामिल रहेंगे ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत या सभी स्टेट या सभी प्रोविंसेस कहते हैं। यानी कि जो ब्रिटिश भारत था, इस ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत इसमें शामिल होंगे। और साथ में इसमें लिखा गया, ऑल इंडिया जो फेडरेशन था उसमें लिखा गया कि इसके भीतर जो है सभी प्रिंसली स्टेट्स भी शामिल होंगे, ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, ऑल द प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या समझे आप लोग? हिंदी में इसको लिखते हैं हम लोग देसी रियासतें, देसी रियासतें। देसी रियासतें कुछ यूँ समझ लीजिए जैसे रजवाड़े खानदान होते ना, जैसे टिहरी में था, याद करो आप लोग मानवेंद्र शाह जी, ठीक है, या लास्ट थे ना मानवेंद्र शाह, तो यहाँ पर जो है रजवाड़े खानदान थे। तो उस समय भारत के भीतर जो है कई क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे। इवन बिफोर इंडिपेंडेंस में चलूँ या ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस 1947 में चलूँ तो उस समय कुल मिलाकर कितने थे, 565 जो है प्रिंसली स्टेट्स, राइट। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर और जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उसको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रपोजल 1935 के अधिनियम के भीतर आया था। लेकिन ये कभी भी लागू हो नहीं पाया, राइट। मैंने क्या कहा कि ये कभी लागू नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन को ज्वाइन करने से मना ही कर दी, कहा कि भाई हम जो है ऐसे ऑल इंडिया फेडरेशन को नहीं मानते हैं। तो 1935 के अधिनियम का अगर मैं प्रावधान नंबर 1 बात करूं तो पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, जिसके भीतर ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत और ब्रिटिश भारत में जो देसी रियासतें थी उनको रखा गया था। लेकिन ये कभी भी जो है इन्फोर्स नहीं हो पाया, कभी भी जो है लागू नहीं हो पाया। कारण वॉज वेरी सिंपल कि कभी भी जो है जो देसी रजवाड़े खानदान थे या रियासतें थी उन्होंने इस बात को जो है मानने से साफ साफ मना ही कर दी थी। दूसरा बड़ा जो पॉइंट है, एक्चुअली वो मुझे पहले बताना चाहिए था, वो पॉइंट ये था कि ये जो अधिनियम था ब्रिटिश भारत में, ये सबसे लेंथीएस्ट अधिनियम था। आई रिपीट द लाइन कि 1935 का जो अधिनियम था ये सबसे बड़ा अधिनियम था उस समय का। क्यों कहा मैंने इसको सबसे बड़ा अधिनियम? द लार्जेस्ट और द लेंथीएस्ट एक्ट बिल्कुल बिल्कुल रक्षा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखो, इस अधिनियम को सबसे बड़ा अधिनियम इसलिए कहा गया था क्योंकि इस अधिनियम के भीतर कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो लगभग 321 जो है यहाँ पर अध्याय जोड़े गए थे। यानी कि अगर मैं पूरे इसको बांट दूं ना, जैसे आज का भारत का संविधान है, रुको जरा, आज का जो भारत का संविधान है उसमें कुल कितने आर्टिकल्स हैं? 395, मतलब मैं विदाउट अमेंडमेंट बता रहा हूँ, ठीक है, अमेंडमेंट के बाद में जुड़े थे। कुल मिलाकर 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स हैं, और जो है आज के टाइम में 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां। उस समय ऐसा ही मान लो कि जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था तो उसमें कुल मिलाकर 321 सेक्शन उसमें हुआ करते थे। जो ये सेक्शन थे ये कुल मिलाकर जो है 14 भागों में बटे हुए थे। आज हमारे पास जो भागों की संख्या है वो 22 हो चुकी हैं, वो 14 भागों में बटे थे, और उस समय इसमें 10 अनुसूचियां थी, यानी कि 12 जो थे इसमें शेड्यूल्स थे। लेकिन आज के टाइम में देखो, लेकिन बावजूद इसके मैंने कहा कि उस समय का सबसे लेंथीएस्ट जो था यही हमारे पास में कानून था, जिसके भीतर जो है 321 अध्याय, लगभग 14 भाग और 10 जो थे अनुसूचियां शामिल थी, 10 जो है शेड्यूल्स इसके भीतर शामिल थे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935, इसके भीतर का एक बहुत बड़ा जो है प्रावधान माना गया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें प्रावधान था
वो ये था कि इसी अधिनियम के भीतर पहली बार केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, शक्तियों का वितरण कर दिया गया, द डिवीजन ऑफ पावर इन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। और इसके लिए जो है कुछ लिस्ट बनाई गई थी, और इस समय जो लिस्ट बनी थी उसके भीतर 3 लिस्ट हुआ करती थी। सबसे पहले जो लिस्ट आती थी उसका नाम था फेडरल लिस्ट, यानी कि संघीय सूची। फिर से समझना मैंने क्या लाइन कही, वर्ष 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विषयों का आवंटन किया गया। मतलब कुछ ऐसे विषय थे जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कुछ ऐसे विषय थे जिन पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कुछ ऐसे विषय थे जिन पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों कानून बना सकते थे। अच्छा सुनो, फेडरल लिस्ट मतलब संघीय सूची का मतलब क्या है कि वो सूची जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास था। और ऐसे विषयों की बात करें कि सर टोटल कितने सब्जेक्ट थे जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, तो इनकी संख्या वर्ष 1935 में थी 59। 1935 में मैंने 59 कहा। 1950 में जब भारत का संविधान बना था तो उस समय इनमें संख्या जो थी वो हो गई थी 97, और आज के टाइम में इनमें जो संख्या है वो लगभग 100 के आसपास है। 100 जो है हमारे पास में संघ सूची के विषय वर्तमान समय में लगभग जो है इतने माने जाते हैं। दूसरा हमारे पास में आता था प्रोविंशियल लिस्ट, यानी कि आज इसको हम लोग स्टेट लिस्ट लिखते हैं, और उस समय जो है इसको लिखा जाता था प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट मतलब प्रांतीय सूची। अच्छा, प्रांतीय सूची का मतलब क्या समझे आप लोग, ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ प्रांतों के पास में या राज्य सरकारों के पास में है। और उस समय जो है 1935 में ऐसे विषयों की जो कुल संख्या थी वो हुआ करती थी 54 ऐसे विषय थे जिन पर कानून बनाने की जो शक्ति प्रदान की गई थी वो किसको थी, प्रोविंसेस या जो है राज्यों को हुआ करती थी। और तीसरा सब्जेक्ट जो है आज भी आता है, तीसरी जो लिस्ट थी वो थी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या समझे आप लोग, इसको कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, देखो केंद्र की सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य को है, लेकिन जब समवर्ती कॉन्करेंट आता है तो इसमें कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और इसमें जो है कानून राज्य सरकार भी बना सकती है। और 1935 में ऐसे विषयों को आइडेंटिफाई किया गया था 36 ऐसे विषय थे, 36 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन पर कानून केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी। सर ये कुछ सुना सा लग रहा है, कुछ पढ़ा सा लग रहा है। आज भारत के संविधान का जो अनुसूची 7 है, यानी कि जो हमारे भारत के संविधान के शेड्यूल 7 है, उसके भीतर संघ की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची तीनों शामिल हैं। अब देखो कुछ ऐसे भी तो विषय रह गए जो ना कि फेडरल में लिखे थे, ना प्रोविंशियल में लिखे थे, ना ही कॉन्करेंट में लिखे थे। जो ऐसे विषय होते थे जो तीनों लिस्ट में नहीं लिखे हुए थे उनको नाम दिया जाता था अवशिष्ट विषय। उनको अवशिष्ट विषय कहते थे, यानी कि इनको लिखते थे रेजिडुअल सब्जेक्ट्स या रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स थे, जो बच गए, जो रेजिडुअल है, जो है बचा हुआ पार्ट है। अब ये जो रेजिडुअरी पावर्स होती थी, रेजिडुअल जो सब्जेक्ट्स होते थे उस समय 1935 में ये किसको दिए गए, तो जो उस समय गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर्स के पास में, गवर्नर मतलब वाइसराय की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग अगर देखो तो जो गवर्नर या जो वाइसराय हुआ करता था उस समय जो है ये रेजिडुअल पावर्स जो है सारी गवर्नर से वाइसरायज के हाथों में चली जाती थी। तो कुल मिलाकर हम लोग बात करें तो 1935 के अधिनियम की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि इस अधिनियम ने पहली बार जो है सब्जेक्ट्स को बांटा, केंद्र की सूची में, राज्य की सूची में और समवर्ती सूची जो है, इन 3 सूचियों में इसको डिवीजन किया गया, इनको बांटा गया। यहां तक कोई लाइन पूछनी है? रक्षा आप लोग बताओ ऑनलाइन में गाइस, क्लियर है? ऑल क्लियर, वेरी नाइस। चलो अब तीसरा प्रोविजन की बात करें ध्यान से। गाइस आपको 1935 का अधिनियम कुछ याद है? 1919 का क्या था? 1919 में 1919 के अधिनियम ने पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, अर्थात कि जो प्रांतीय विषय थे उनमें हस्तांतरित विषय और जो है रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित विषय, इनको अलग किया था। और इसको हम लोग कहते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन आया था। इस अधिनियम ने क्या किया? 1900 अधिनियम ने, ध्यान से समझना, 1935 के अधिनियम ने, इसने प्रांतों में, हाँ बिल्कुल, द्वैध शासन को समाप्त किया, हाँ, तथा प्रांतों को ऑटोनॉमी या स्वायत्तता प्रदान कर दी।
स्वायत्ता प्रदान कर दी या प्रदान की, आई रिपीट द लाइन, बाय द एक्ट ऑफ 1935 डायरची वॉज अबॉलिश्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस और एंडेड फ्रॉम द प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज गिवन टू द प्रोविंसेस। प्रांत जो थे उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये समझो कि अब जो है प्रांत अपने लिए चुनाव जो है लड़ सकते हैं। जब लेजिस्लेचर के चुनाव होंगे, जो कि इसके बाद हुए भी थे, 1937 में चलो तो प्रांतों के लिए चुनाव हुए थे। कांग्रेस की सरकार 28 महीने के लिए बनी थी, अगर किसी को याद आ रहा है, ठीक है। 1937 से जो है 1939 तक जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। कहाँ पर? राज्यों में, अलग अलग राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई। लेकिन एक और बड़ी विशेषता जो इस अधिनियम की थी कि इन्होंने प्रोविंसेस से तो हटा दिया द्वैध शासन, लेकिन ये जो द्वैध शासन था, इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी। प्रांतों से तो हटा दिया, लेकिन केंद्र जो था इसमें डायरकी या जो द्वैध शासन था इसकी जो है शुरुआत कर दी। तो ये भी अपने आप में जो है बड़ा पॉइंट हो जाता है कि वर्ष 1935 के अधिनियम ने प्रांतों से डायरकी हटाई और इसको जो है केंद्र में शिफ्ट कर दी। नहीं समझ आ रहा, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, जरा सुनो। इससे पहले जब मैंने आपको 1919 का एक्ट पढ़ाया था ना, तो वहां पर ये लिखे थे कि जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे ये दो भागों में बटे थे। एक होते थे सेंटर के सब्जेक्ट, एक होते थे प्रोविंसेस या स्टेट के सब्जेक्ट, ये लिखा था। प्रोविंसेस के सब्जेक्ट पुनः दो भागों में बटे हुए थे, एक थे ट्रांसफर और एक थे रिजर्व। यही हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम, यानी कि इसने जो है प्रोविंसेस में डायरकी लेकर आया था। लेकिन 1935 का अधिनियम जैसे ही आया, उन्होंने सबसे पहले इस सिस्टम को बंद कर दिया। कहा कि भाई प्रोविंसेस में जो है ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। बट इससे हुआ क्या, इन्होंने प्रांतों से हटाकर इन सब्जेक्ट को डाल दिया सेंटर में। यानी कि 1935 में जो कुछ सब्जेक्ट्स बटे थे वो इस तरीके से बटेंगे। सब्जेक्ट्स हैं दो भागों में बांट दिया, सेंटर और प्रोविंस। अब देखो प्रोविंस में नहीं, अब सेंटर में इन्होंने क्या कर दिया, यहां डाल दिए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड जो सब्जेक्ट थे, यहां इन्होंने डाल दिया ट्रांसफर सब्जेक्ट और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे यानी कि हस्तांतरित विषय और जो यहां पर जो है आरक्षित विषय थे वो केंद्र में चले गए। तो इस अधिनियम के भीतर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इट इंट्रोड्यूस्ड डायरची और इट इंट्रोड्यूस्ड डबल रूल गवर्नमेंट इन द सेंटर। सेंटर में इन्होंने जो है द्वैध शासन प्रणाली की जो है शुरुआत कर दी और रिजर्व्ड सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ये जो है केंद्र सरकार को वहां पर दे दिए। बाकी रिजर्व्ड किसे कहते हैं या ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होते हैं, हमने लास्ट टाइम जो है पिछली क्लासेस में इसको जान लिया था। यहां पर बताओ कोई लाइन पूछनी तो पक्का। चलो एक और अधिनियम की विशेषता सुनना। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रांतों, अच्छा ब्रिटिश प्रांत जहां मैंने लिखे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं कुल 11, उस समय क्या हुआ करते थे कि कुल 11 जो है ब्रिटिश प्रांत होते थे। इन कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो थी इसकी शुरुआत कर दी गई। आई रिपीट द लाइन कि इस अधिनियम के भीतर जो 11 ब्रिटिश प्रोविंशियल स्टेट्स थे, जो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उनमें से 6 राज्यों में बाईकैमरलिज्म की शुरुआत हो गई। अच्छा बाईकैमरलिज्म समझ गए थे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होंगी। और ये जो हमारे पास में 6 ब्रिटिश प्रांतों की बात करते हैं तो हमेशा मैंने कहा था कि 3 ऐसे प्रांत थे जो हमेशा एक तरीके से जुड़वा ही थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ये हमेशा एक साथ ही नाम आते हैं। देखो फिर से सुनो, कंफ्यूज मत करना। हम लोगों ने जो प्रॉपर लाइन कहनी है वो ये है कि द एक्ट ऑफ 1935 इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म इन 6 स्टेट्स आउट ऑफ द 11 स्टेट्स। कौन से? जो ब्रिटिश इंडिया के थे। और ये जो 6 स्टेट्स हैं उनमें सबसे पहला मैंने कहा है इसमें लिखना है बॉम्बे। बॉम्बे के साथ हमेशा से जुड़ता है मद्रास, दूसरे नंबर पर चलना मद्रास, और तीसरे नंबर पर जो है इन्हीं का भाई, इन्हीं का साथी वो था बंगाल। ये 3 स्टेट्स तो आई होप सो के हर किसी को जो है आसानी से याद रहेंगे। इनके अतिरिक्त यहाँ पर याद रखना है बिहार, चौथे पे कौन है? बिहार, 5वें पे आसाम और 6वें पे आएगा इसमें, 6वें पे एक देना इसको, ये भी है ठीक है। 6वें पे जो इसमें आएगा अंत में दैट इज यूनाइटेड प्रोविंस। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास में? देखो एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था
आज उसी को आप लोग क्या कहते हैं, यूपी था उस समय, यूनाइटेड प्रोविंस, आज का यूपी है उत्तर प्रदेश। तो जो यूनाइटेड प्रोविंस था, उत्तर प्रदेश वाला जो पार्ट था, उसमें भी क्या दे दी गई, द्विसदनात्मक संरचनाएं दे दी गई। आज भी तो है हमारे देश में, आज हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं, तो बताओ 28 राज्यों में कितने राज्यों में बाइकैमरलिज्म है गाइस? 6 में ही है। और वो 6 राज्य कौन कौन से? एक तो यूपी है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार, पांचवा कर्नाटक और छठवां तेलंगाना। ट्रिक क्या थी? यू आम बिकते हैं, और मैंने ऐसे ही बताया यू आम बिकते हैं। देखो एक लाइन हमेशा याद रखना, अगर आप आज के टाइम पे याद रखना ना कि कहाँ बाइकैमरलिज्म है, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है, यू आम बिकते हैं। देखो बढ़िया सीजन भी आ गया है, कल ही पता किया आम का, तो कहीं 80 रुपये कह रहे हैं, कहीं सीधे 120 150 रुपये कह रहे हैं ना, तो कल ही आम का पूछा था मैंने, तो तब मुझे याद आया यू का मतलब है यूपी, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ करंट। आ का मतलब है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, मा का मतलब है यहाँ पर महाराष्ट्र, बी का मतलब है यहाँ पर बिहार, क का मतलब है कर्नाटक और ते का मतलब है तेलंगाना। तो जब आज मुझसे कोई पूछता है कि बेटा बताना कितने प्रोविंसेस में जो है कितने स्टेट्स में या प्रोविंसेस में जो है हमारे पास में बाइकैमरलिज्म है, तो मैं यूं आम बेचने चले जाता हूं कि यूं आम बिकते हैं। तो वो ट्रिक से मुझे याद हो गया 6 स्टेट। ऐसे उस समय ब्रिटिश भारत में जो है 6 ऐसे प्रांत बने थे जिनमें बाइकैमरलिज्म की शुरुआत हुई, जिसमें जो है बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत जो था, इसमें कुल मिलाकर जो है यहाँ पर बाइकैमरलिज्म यानी कि 2 सदनों की शुरुआत हुई। यहाँ पर कोई लाइन है तो बता दीजिए, अन्यथा फिर एक बहुत बड़े पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ जो मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। कब किया था? इनिशियल कल कर दिया था, और वो ये है कि 1935 के अधिनियम के भीतर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ऐसे 3 समुदाय थे जिन्हें पृथक निर्वाचन मिला था। और मुझे उम्मीद हो गई है कि आप लोगों ने याद कर लिया कि पृथक निर्वाचन किन को मिला था, है ना। तो उनमें 3 कौन कौन से समुदाय थे? सबसे पहले तो थी महिलाएं, वुमेन, महिलाएं। दूसरे थे समाज का सो कॉल्ड डिप्रेस्ड सेक्शन, जिसको हिंदी में दलित वर्ग लिखते हैं, तो समाज का जो है दलित वर्ग। और तीसरा समाज की जो नींव होती है, समाज का जो बेस होता है, वर्कर्स, ठीक है, जो हमारे जो है काम करने वाले वर्कर्स हैं। तो अगली जो इसमें कम्युनिटी थी वो थे मजदूर या वर्कर, आप लोग लिख सकते हैं। जो मजदूर वर्ग था, इस मजदूर वर्ग को जो है यहाँ पर पृथक निर्वाचन की घोषणा जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई। इससे पहले 1919 का जब हमने एक्ट पढ़ा था कल वाली क्लास में, तो वहाँ पर 4 थे। याद करने का इसमें तब तक छोड़ता नहीं, रिवीजन करवाऊंगा। पहले थे एंग्लो इंडियंस, दूसरे थे सिख, तीसरे थे इंडियन क्रिश्चियन और चौथे थे यूरोपियंस। तो ये 4 थे। अच्छा, मुस्लिमों को कौन से अधिनियम ने पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था? नहीं, 18 में मत जाओ गाइस, 1909 ने, है ना, जिसको हम लोग जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है पृथक निर्वाचन जो है इसकी भी शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा इस अधिनियम के भीतर भारतीय जो रिजर्व बैंक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की घोषणा भी कर दी गई। जो इंडियन रिजर्व बैंक था ना, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जो है, चलो बताओ आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। एक्ट कौन सा था? 1934 का अधिनियम था, 1994 का आरबीआई एक्ट आया था, जिसके बाद जो है 1 अप्रैल 1935 से जो है आरबीआई ने कार्य करना शुरू कर दिया था देश के भीतर। ये सब आप लोग को याद रखना है ना, तो ये याद रखना है, बेसिक चीज़ें हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इसी अधिनियम के भीतर पहली बार जो है आरबीआई के जो एस्टैब्लिशमेंट था, इस आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट भी हो गया। इसी अधिनियम के चलते क्या हुआ था, पहली बार भारत से बर्मा अलग हो गया था। बर्मा मतलब आज का जो म्यांमार है। तो भारत से बर्मा, हालांकि भारत से बर्मा अलग हुआ कब था? 1937 में हुआ था। लेकिन किस एक्ट के भीतर प्रोविजन कर लिए गए थे? तो 1935 के अधिनियम के भीतर जो है यहाँ पर प्रोविजंस कर लिए गए थे। इसी एक्ट के द्वारा जो है फेडरल कोर्ट, एक संघीय न्यायालय जो था ना, इस संघीय न्यायालय के स्थापना की घोषणा हुई। और वो जो संघीय न्यायालय बना था वो 1937 में बना, 1937 में न्यायालय बना, लेकिन उद्घोषणा जो है उसकी 1935 के अधिनियम के भीतर ही हो गई थी। और इसी अधिनियम के भीतर
देखो ऐसे बाइकर्स भी घूमते हैं कभी कभी, है ना, हवा में चल रहे हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो इसी अधिनियम के भीतर जो है एक और प्रमुख घोषणा थी, और वो ये था कि या तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन कह लीजिए, या फिर जो हमारे पास में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता था। इससे पहले देखो 1919 के अधिनियम में क्या था, सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, 1926 में बना था। और इस अधिनियम के भीतर पहली बार प्रोवाइड किया गया अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एज एंड द प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रोविंशियल मतलब वही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक संघीय जो है लोक सेवा आयोग बनेगा, एक जो है प्रांतीय लोक सेवा आयोग बनेगा। इसकी उद्घोषणा भी वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के भीतर जो है करवा दी गई थी। बाकी मैंने आपको जो मेजर पॉइंट्स हो सकते हैं वो आपको बता दिया है इस 1935 के अधिनियम के भीतर। साथ में 1935 के अधिनियम के भीतर ही अबॉलिश कर दिया गया था काउंसिल ऑफ इंडिया को। अब सर ये काउंसिल ऑफ इंडिया कौन सी थी? 15 सदस्यीय काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका उद्घोषणा 1858 के अधिनियम में हुआ था ना, उसको इसने खत्म कर दिया था। तो 1858 में जो काउंसिल ऑफ इंडिया या इंडियन काउंसिल जो बनी थी 15 सदस्यों की, इसको अबॉलिश कर दिया, इसको समाप्त कर दिया वर्ष 1935 के अधिनियम ने। और यही सारी जो है बेसिक बातें हैं 1935 के अधिनियम की। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 1935 का एक्ट जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है वो क्लियर है। और जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं गाइस, वो लोग भी बताओ आप लोगों का मामला क्लियर है कि नहीं। ऑल गुड, नाइस। चलिए डन। सौरभ, लिखने के लिए इसका पीपीटी मिल जाएगा आपको, इसके नोट्स आपको जो है प्रोवाइड हो जाएंगे ना। फिलहाल समझना है, सुनना है। दूसरा अधिनियम की तरफ आ जाओ। अंतिम अधिनियम है ये अधिनियम की सीरीज का, और इस अधिनियम का नाम है द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, हिंदी में लिखना 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1945 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। पहली बात तो ये याद रखना गाइस कि जो भारत में स्वतंत्रता मिली थी ना, वो मिली थी माउंट एटली जो था उसकी उद्घोषणा के बाद। क्योंकि माउंट एटली ने जब उद्घोषणा की थी तो उसका मानना ये था कि जून 1948 से पहले पहले भारत से छोड़कर सभी अंग्रेज जो हैं वापस ब्रिटेन को या लंदन को चले जाएंगे। ये माउंट एटली की घोषणा थी। और उसी माउंट एटली की घोषणा के भीतर पहली बार उन्होंने लॉर्ड माउंट बैटन जो थे उनको भी भारत का वाइसरॉय नियुक्त किया था। भारत का नया वाइसरॉय नियुक्त किया था ना। वाइसरॉय नहीं कहेंगे उनको, बल्कि इंटरिम गवर्नर जनरल उनको नाम देना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अंतिम वाइसरॉय कह लो। लॉर्ड माउंट बैटन जो था अंग्रेजों की ओर से बना, और उसी लॉर्ड माउंट बैटन के द्वारा एक प्लान दिया गया था जिसको माउंट बैटन प्लान कहते हैं। और उसी माउंट बैटन प्लान की जो बातें थी उसको 1947 के अधिनियम के भीतर जो है रखा गया था। जैसे अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि 1947 के अधिनियम की पहली विशेषता बताओ, तो मैं शायद यही कहूँगा, इस अधिनियम ने भारत से अंग्रेजों के राज को या ब्रिटिश राज को समाप्त किया था। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे पहली बात क्या आई कि इस अधिनियम ने क्या किया? इस अधिनियम ने खत्म किया, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसने भारत से जो है वो अंग्रेजी शासन की जो है जड़ें खत्म करी, अंग्रेजी शासन को जो है यहाँ से खत्म कर दिया। और साथ में इसी अधिनियम ने ये उद्घोषणा की, इस अधिनियम ने ये डिक्लेयर करा, क्या डिक्लेयर किया कि आने वाले 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। इंडिया जो है उसको आज़ादी मिल जाएगी। किससे आज़ादी मिलेगी? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से जो आज़ादी तो हमें कब की मिल गई थी, लेकिन जो हम मानवीय कुकृत्य करते हैं उससे अभी तक आज़ादी नहीं मिल पाई है। कुकृत्य इन द टर्म्स ऑफ जो हम लोग लगातार लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, ठीक है, रेप का केसेस हम लोगों को लगातार सुनाई दे रहा है, तो वो हम अभी भी बंधे हुए हैं। ठीक है, किससे बंधे हुए? अपने ही भीतर जो हमारा एक कहते हैं ना एनिमी है, जो हमारा शत्रु हमारे मन के भीतर है, उससे बंधे हुए। उससे आज़ादी की भी ज़रूरत है, है ना। अंग्रेजों ने तो हमें मुक्ति दे दी, कुछ नहीं, बहुत से बुरे काम किए, हमें जो है बहुत शोषण किया था, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं करके भी गए, कुछ चीज़ें सिखा के भी गए। अंग्रेजों के आने के बाद ही लॉर्ड डलहौजी जब आया था तो उसी के बाद हमारा रेलवे जो था, पहली बार रेल चली थी भारत में।
उन्हीं के प्रयासों के बाद भारत में जो है तार या जिसको हम लोग टेलीकॉम कह सकते हैं या जो हमारा टेली सिस्टम था उसकी जो है शुरुआत हुई थी। तो बहुत सी चीज़ें नई भी थी, बहुत सी चीज़ें जो है हमसे छीनी भी थी, लेकिन खैर जो भी है हम लोगों ने बस इतना जानना है कि इस अधिनियम के भीतर पहली बार इंडिया को इंडिपेंडेंस जो है मिला था 15 अगस्त वर्ष 1947 को। सबसे बड़ी बात इस अधिनियम की जो थी वो ये था कि इस अधिनियम ने जो इंडियन यूनियन था इसके दो हिस्से कर दिए और इंडियन यूनियन से बांट दिया। एक तो बांटा द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, एक तो इसने जो है पाकिस्तान को अलग किया और दूसरा इसने बांटा द डोमिनियन ऑफ इंडिया। पहले तो ये एक ही था ना, आप जानते हैं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बंट गया और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत की जो है स्वतंत्रता की घोषणा हो गई थी। तो हम लोग यही तो कहेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान के हिसाब से ही 1947 में अंतिम रूप दिया गया, जहां पर इंडियन जो यूनियन था, इंडियन यूनियन मतलब जो भारतीय संघ था, इसके दो खंड कर दिए गए। एक पाकिस्तानी डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान निकला और एक जो है डोमिनियन ऑफ इंडिया निकला। ये दो जो है यहाँ से बट गए और इसी अधिनियम के भीतर ये प्रावधान किया गया कि जो भारत में प्रिंसली स्टेट्स थे, भारत में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या समझे थे आप लोग? देसी रियासतें। जो देसी रियासतें थी, इन देसी रियासतों को ये मौका दिया गया, या देसी रियासतों को जो है ये फ्रीडम दिया गया कि भाई देखो इंडिया भी बन गया है, पाकिस्तान भी बन गया है, अब हम आपको चॉइस दे रहे हैं कि इधर यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान, आप चाहो तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो, आप चाहो तो आप ज्वाइन करो किसको? इंडिया को, या आप चाहो तो आप स्वयं में इंडिपेंडेंट रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने इंडिपेंडेंट रहने की भी बात कर दी, स्वतंत्र रहने की भी बात कर दी। अच्छा, ये वाला टॉपिक मैं अलग से कराऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स, जहां पर जब ये अनाउंसमेंट हुई थी ना कि प्रिंसली स्टेट जहां मर्जी जाए, तो कुछ ऐसे स्टेट थे जिन्होंने पाकिस्तान को चुना, 15 ऐसे स्टेट थे प्रिंसली स्टेट जिन्होंने सीधे सीधे आज़ादी के बाद जो है पाकिस्तान ज्वाइन किया। अब जो बच्चे कुछ हमारे स्टेट थे, टोटल 565 मैंने आपको बताए थे, ठीक है, तो उसमें से कुछ स्टेट जो है वो तो ऑलरेडी चले गए थे, 13 स्टेट, शायद मैंने एक्साइटमेंट में 15 बोल दिया, 13 स्टेट ऑलरेडी पाकिस्तान को चले गए थे। अब जो बाकी के बचे हुए स्टेट थे, उन स्टेट में अराउंड 549 ने इंडिया को ज्वाइन किया। तुरंत नहीं, समय लगा, लेकिन 3 स्टेट जो थे वो इंडिपेंडेंट रहे थे। एक था जम्मू एंड कश्मीर, एक था हैदराबाद और तीसरा था बताओ जूनागढ़। जूनागढ़ जो था ना, ये 3 अपने आप में इंडिपेंडेंट रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है प्रयास किया, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जब पाकिस्तान ने हमला किया, पीओके आज वही तो डिस्प्यूटेड लैंड है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है विलय पत्र पर साइन करके महाराजा हरि सिंह ने भारत को दे दिया। ऑपरेशन पोलो चलाया था हम लोगों ने उस समय, और ऑपरेशन पोलो से जो है हैदराबाद को कब्जे में लिया और जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया, रेफरेंडम करवाया गया, जिसके बाद जो है जूनागढ़ का विलय जो है भारत में कर दिया गया। ये मैं अभी डिटेल इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ये हमारा अलग से टॉपिक रहेगा इसी पॉलिटी वाले सेगमेंट में आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स के बाद, तो वहां पर मैं आपको कंप्लीट चीजें यहां पर दोहराने का प्रयास करूंगा। बस इस अधिनियम ने देसी रजवाड़ों को यह मौका दिया कि आप चाहो पाकिस्तान में रहो, आप चाहो भारत में रहो, आप चाहो अपने आप में स्वतंत्र रह लो। तो ये भी जो है इसी अधिनियम के भीतर लागू किया गया था। यहां तक क्लियर हुआ है कि नहीं? श्योर। चलो, इस अधिनियम ने समाप्त किया, इट अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ, या द ऑफिसेस ऑफ लिखता हूं मैं, दोनों एक साथ लिख लेता हूं, द ऑफिसेस ऑफ वायसरॉय। इसने भारत से वायसरॉय का पद खत्म किया। एंड सेक्रेटरी ऑफ, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, स्टेट फॉर इंडिया, हिंदी में इतना सब कुछ नहीं, हिंदी में है ये भारत सचिव। और भारत सचिव का पद हो चाहे वायसरॉय का पद हो, दोनों कब बने थे? 1858 में बने थे। तो इस अधिनियम ने पहली बार भारत से वायसरॉय का पद खत्म किया और इसी अधिनियम ने भारत सचिव का जो पद हुआ करता था, जो लंदन में बैठता था, इसको भी खत्म किया। जब भारत से वायसरॉय का पद खत्म हुआ था तो उस वायसरॉय की जगह पर जो है क्या चुना गया? इंटरिम गवर्नर चुना गया था, या इंटरिम गवर्नर जनरल चुना गया था। और ऐसा इंटरिम गवर्नर जनरल स्वयं लॉर्ड माउंटबेटन था। और उसके बाद जो है फाइनल जो गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी जी, देश के अंतिम गवर्नर जनरल भी जो है, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी जी जो थे वो थे। फिर जब हमारी संसद बनी तो 1950 के बाद से हम लोग जो है संसद वाले कंसेप्ट में जो है लागू हो गए थे। 1952 से काम करना जो है शुरू कर दिया गया था। तो इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एज वेल एज जो वॉइस रॉय था, इन दोनों के पद को जो है समाप्त कर दिया। और लास्ट में इस अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया कि जब तक दोनों देश मतलब भारत और पाकिस्तान स्वयं के लिए अलग संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक आप 1935 के अधिनियम के अंतर्गत विधि
चला सकते हैं। मतलब जैसे भारत बटा ना, तो भारत में कानून कैसे पास होगा, जो 1935 में लिखा हुआ था। लेकिन जब चाहें तो वो अपना क्या कर सकते हैं, संविधान का निर्माण कर सकते हैं। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। और उसके बाद से लेकर अभी तक भारत में जो भी कार्य करती है सरकारें, वो संविधान के अनुसार या संविधान को ध्यान में रखते हुए करती हैं। ये हमारे पास में अंतिम एक्ट था वर्ष 1947 का, भारत शासन अधिनियम। अब जो हमारा चार्टर सीरीज का जो प्रोग्राम चल रहा था ना, इसमें मैंने समय लिया है पूरा, 4 क्लासेस हम लोगों ने इसके ऊपर किए हैं। और इन चारों क्लासेस में हम लोगों ने सभी एक्ट पढ़ लिए हैं, 1773 से लेकर 1947 तक के जितने भी अधिनियम में। इन अधिनियम्स को आप लोगों ने जो है प्रॉपर याद करना है। रक्षा, आपको पूछना है कुछ? नहीं, मोबाइल ऑफ तो नहीं पड़ गया, शांत बैठे हुए। चलिए डन रखें आज के लिए। तो फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बना कैसे, है ना। तो उसकी शुरुआत हम लोग लेते हुए चलेंगे। आज के लिए यहीं रख रहा हूँ, छोटा सा सेगमेंट था हमारा, है ना। और छुट्टियाँ थोड़ा कम हो तो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए रहेगा। कर दूँ ऑफ? डन। चलिए।